एक तूफान थमता है तो दूसरा आ खड़ा होता है। सियासी मौसम में जहां अभी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पर बवाल खत्म ही हुआ था कि अब एक बार फिर राहुल गांधी सुल्तानपुर के मामले को लेकर फिर खबरों की सुर्खियों में आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित झा और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। आज की बड़ी बहस सुल्तानपुर का जिन। बात कुछ वक्त पुरानी है जब 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। इससे पहले इसी साल राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे। तो आइए ग्राफिक से पूरा मामला पहले आपको समझा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 2018 में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने हत्या का आरोपी बताया था। सुल्तानपुर में भाजपा नेता ने यह मामला दर्ज किया था। 2023 में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी इस केस में अभी जमानत पर हैं। 20 फरवरी को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर उन्होंने सरेंडर किया था। तो कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी थी। राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने अमित शाह को हत्या का आरोपी बता दिया था, जो एक बहुत बड़ा बयान था। उसके बाद में सियासी गलियारों में इस बात की गूंज दूर तक जाने लगी थी और सुल्तानपुर के भाजपा नेता इसको लेकर कोर्ट पहुंच गए थे। तो राहुल गांधी इस मामले में अभी जमानत की वारंट पे है। राहुल गांधी ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भरे थे, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। तो 20 फरवरी को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर राहुल गांधी ने सरेंडर किया था। कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी थी। तो राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। 2018 में राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। तो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर अब सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें तलब किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड पर उन्हें जमानत दिया था। राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। 2018 में राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। अब इसी को लेकर यह पूरा मामला गरमाया हुआ है। अब 2 जुलाई को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में बुलाया गया है। तो आपको बता रहे किस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था, जो उस वक्त पे होम मिनिस्टर भी थे भारत के। अमित शाह, उनके खिलाफ यह बयान दिया गया था। इस फरवरी को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर उन्होंने सरेंडर तो आपको बता दें किस प्रकार से सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब हेड स्पीच केस में राहुल गांधी को तलब किया है। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में अमित शाह ने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। अमित शाह उस वक्त पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो राहुल गांधी इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। 25-25 हजार के उन्होंने 2 बॉन्ड भरा था। तो ये पूरा मामला राहुल गांधी की हेड स्पीच को लेकर है, जब उन्होंने अमित शाह को हत्या का आरोपी बता दिया था। अमित शाह को हत्या का आरोपी बताने के बाद से ही तमाम बीजेपी के नेता आक्रामक हो गए थे और उन्होंने राहुल गांधी पर कई प्रकार के बयान भी दिए थे। और उसी को लेकर सुल्तानपुर में भाजपा नेता ने एमपी एमएलए कोर्ट में इसको लेकर
इंडिया अहेड के चैनल हेड अखिल सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। अखिल जी, 2 जुलाई को राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में बुलाया गया, क्या लगता है राहुल गांधी पेश होंगे इसमें? निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं बराबर जितने भी आरोप उन पे लग रहे हैं, ऐसे केसेस एमपी एमएलए कोर्ट में जो हो रहे हैं या किसी कोर्ट में हो, राहुल गांधी वहां जाते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 का मामला बहुत पुराना मामला है। जिस तरह टिप्पणी हुई थी उसके बाद उनके ऊपर मानहानि के मुकदमे दर्ज हुआ सुल्तानपुर में, उसके बाद वो पेश भी हुए थे, ऐसा नहीं उस डेट में वो जाके वहाँ पेश भी हुए थे। उसके बाद अब ये मामला फिर से उभरा हुआ है। हालांकि लोकसभा का चुनाव था, चुनाव के खत्म होने के बाद ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कानूनी दांवपेच जो है, कानूनी जो नियम और कानून है उसे सभी फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि कानून जब लागू होता है या कानून से कोई बच नहीं पाता है, तो निश्चित तौर पे कोर्ट का एक मामला ऐसा होता है कि आप अगर भूल गए, अगर आपका मुंशी वहां नहीं लगा हुआ है या वकील नहीं देख रहा है, तो कागज जो है वो पेपर जो है वो चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई चलती रहती है। हालांकि आपको याद हो या ना, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कभी सभी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, राजनीतिक मुकदमे दर्ज होते हैं, तो बहुत से मुकदमे होते हैं, उनके वकील होते हैं, तो वो अपडेट करते हैं कि इस मामले में ये कार्रवाई हुई है या ये अपडेट आया है, तो उसमें हाजिर होने वाली बात है केवल अभी, तो वो हाजिर हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर बैठे बैठाए बीजेपी को जरूर मिल गया है, क्योंकि राहुल गांधी को घेरते नजर आ रहे थे। हालांकि कल संसद में देखिए जिस तरह विपक्ष घेर रहा था भारतीय जनता पार्टी को, और अब दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कोर्ट उनको घेरता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी। बिल्कुल अखिल जी, हमारे साथ में गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, खेमचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या आज आप खुश तो बहुत होंगे, राहुल गांधी को 2 जुलाई को बुलाया गया है, क्या चाहते हैं आप? कोर्ट की तरफ से किस प्रकार का फैसला आएगा उस दिन? देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं जो राहुल जी हैं वो ऑफेंडर है, वो बार बार इस तरीके की बातें करते हैं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। पहले आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे उन्होंने बात की, फिर उन्होंने अलग अलग समाज पे बात की, अब आपने देखा कि किस तरीके से अमित शाह जी को हत्यारा बताया। ये चीजें सुबह नहीं देती, वो अपनी जुबान पे लगाम नहीं देते, जब बोलते हैं तो कुछ ही बोलते हैं। हम सब जानते हैं किस तरीके से उन्हें राफेल के मामले में कोर्ट को ट्विस्ट किया था, फिर माफी मांगनी पड़ी, लिखित में माफी मांगनी पड़ी। ये सारी चीजें बार बार आ रही हैं। ये दिखाता है कि राहुल जी को अभी मैच्योर होने की जरूरत है, और अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ में अजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्यों बार बार राहुल गांधी की तरफ से इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं जिसमें वो खुद ही फंस जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो एक ये पुराना बयान है, और फिर दूसरी बात ये है कि आपने अगर सुना हो, हिरेन पांडा गृह मंत्री थे गुजरात के, और जस्टिस लोया सीबीआई के जज थे। जस्टिस लोया की आत्मा को तो आज तक भी न्याय नहीं मिला है, और उनको मुक्ति नहीं मिली है। वो पता नहीं कहाँ घूम रही है, पूरा देश जाना है, उनके बच्चे और बीवी। आपको रोकना चाहूंगा, जस्टिस लोया के पुत्र ने खुद ही उनकी मृत्यु को नेचुरल बताया था, तो आप किस प्रकार से फिर आप उसी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं जो राहुल गांधी ने लगाया था? आप कुछ भी कहे हैं, मैं तो जो उनके परिवार के लोग हैं उनकी बात बता रहा हूँ। मैं उन्हीं के पुत्र का तो कोट कर रहा हूँ, उनके पुत्र ने नेचुरल मौत बताया था या नहीं? जी, हिरेन पांडा के जब घर पर गए थे, हाँ, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के साथ और लोग, तो उनकी मिसेज ने गवर्नर और आडवाणी जी को सीधा बोला था कि साहब हत्यारे कहाँ ढूंढ रहे हैं, साथ में ही हैं। तो ये तो समय की बात है, पूरे देश को पता है। अच्छा, न्यायिक प्रक्रिया की जहां तक बात है, राहुल गांधी कभी न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करते। जो न्यायिक प्रक्रिया, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका सही अनुपालन होगा, और जो कोर्ट ने बुलाया है, कोर्ट के लिए जो भी प्रक्रिया होगी उसको कोई हम इग्नोर नहीं करेंगे। हमारी तरफ से पार्टी के नेता हैं, जाएंगे, या जो भी उसका होगा उसका सही पालन होगा। आरोप और प्रत्यारोपण तो राजनीति में। अच्छा अजय जी, आप ये मुझे बताइए, अजय जी ये बताइए, आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, राहुल गांधी के इस बयान के साथ में है या फिर माफी मांगेगी? देखिए, कोर्ट का क्या निर्णय है। नहीं, आप तो बयान पे बताइए ना सर, आपकी पार्टी उस बयान के साथ में है या नहीं? देश के प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को मुजरा कराने के लिए, सर आप उस पे बाद में जाएंगे ना, आप तो ये बताइए आपकी पार्टी उसके साथ में है या नहीं? अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे तो फिर सारे लोग माफी मांगेंगे। किस बात की माफी मांगेंगे? वो चूड़ियां, अमित शाह को हत्यारा मोदी ने कहा था क्या? करते हैं, वो मुजरे की बात करते हैं,
वो बात करते हैं कि लोग साहब हिंदुस्तान में पट छीन लेंगे, आपकी बिजली काट देंगे, आपका पैसा बैंक से निकाल के दे लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बयान तो उन्होंने ही दिए हुए हैं, देश के ज्ञानवान। अब तो पहले तो वो पूर्ण प्रधानमंत्री थे, अब तो देश पे 1/3 प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि 2 बैसाखियां एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में, कब खींच ले पता नहीं है। आपके संपर्क में कौन है सर? खेमचंद्र जी तो हमारे संबंध में तो आप भी हैं, और खेमचंद्र भी है, ज्ञानी आदमी है, हाँ। वकील आदमी है, और लेकिन आजकल वो काफी समय से गलत पार्टी में ले आएंगे उन्हें अगली बार हम अपने साथ। वो हमारे साथ है, हमारे भाई हैं छोटे, हमारे साथ आ जाएंगे। आपके पार्टी के लोग छोड़ के उस पार्टी में जा रहे हैं, वो कैसे आ जाएंगे आपके पार्टी में? उनके सरकार है, लोग आते जाते रहते हैं। चलिए खेमचंद जी से ही पूछ लेते हैं। खेमचंद जी, आप कांग्रेस में शामिल हो रहे क्या? खेमचंद जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए अखिल जी, अभी भी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो खुलकर इस बात को वो नकार नहीं रहे हैं कि वो इस बयान के साथ में है या नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जो गले की जो एक हड्डी होती है वो बन के फंस गई है ये बयान जो है उनका। जिस प्रकार से राहुल गांधी बयान देते हैं और खुद भी फंस जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी दुर्लभ हो जाता है उस बयान से बच पाना। देखिए, निश्चित तौर पे बयान को लेकर जिस तरह कार्रवाई हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं कि अगर मुझे कोई कुछ बह रहा है तो उसके खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा हो रहा है, एमपी के एमएलए का कोर्ट में हो, या राजनीतिक गलियारे में हो, या कोई आम आदमी कर रहा हो, कहीं ना कहीं अब लोग बच रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि ये मामला लगभग 6 साल के पहले का है, तो ऐसे में लेकिन है तो राजनीतिक गलियारों का, और दूसरा नाम और चेहरा बड़ा है, तो और वो भी सुल्तानपुर हॉट सीट थी लोकसभा की। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह देखिए, कानून से कोई नहीं बच पाया है और कानून से न कोई भाग पाया है। ये राहुल गांधी भी जानते हैं कि जो फैसला आएगा वो उसके लिए पैरवी करनी होगी। हमें बचना है कि हमने गलत बयान दिया है, या बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, या पेश किया गया है, या उसमें कुछ कमियां हैं, या सही बताया गया है। ये कानून इस पर कहीं ना कहीं जब वो जिरा होता है, अपने दोनों वकील जब जिरा करते हैं, बहस करते हैं, एक एक साक्ष्य रखे जाते हैं, अभी वो बहुत लंबा समय चलता है, 6 साल चले गए पता ही नहीं चला। अब कहीं ना कहीं उस पर जो पूरा जिरा हुआ होगा, जो उसके साक्ष्य दिए गए होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट दोनों लोग को सुनने के बाद, सारे साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद ही फैसला सुनाएगा। फैसला किसके पक्ष में आता है, क्योंकि ये कोर्ट डिसाइड करेगा, पक्ष में आता है या विरोध में आता है। अगर पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा, इससे कहीं ना कहीं एक मुद्दा बंद हो जाएगा। निश्चित तौर पे अगर कहीं ना कहीं इनके खिलाफ राहुल गांधी के आता है तो बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल जाएगा, और फिर ऐसे कई मामले हैं, बयान को लेकर कई मामले हैं, फिर वो पुरानी जिन वो बाहर आएगी, चाहे वो राजनीतिक गलियारों में कोई भी नेता हो, क्योंकि ना कहीं एक ट्रेंड चल जाता है, और उस ट्रेंड पे लोग फिर उसको फॉलो करने लगते। बिल्कुल। खेमचंद जी, अभी अजय वर्मा जी कह रहे थे कि आप उनके संपर्क में हैं और आप जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले, कितनी सच्चाई इस बात में? हाँ, अभी मैं रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, अभी रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ जी, अजय वर्मा जी अभी बता रहे थे कि आप उनके संपर्क में हैं और आप जल्द ही भाजपा छोड़ के आप कांग्रेस में शामिल होने वाले। ये राहुल जी की पोजीशन मेरे को दे देंगे तो शायद मैं कांग्रेस में आ जाऊं, क्योंकि उस समय कांग्रेस की फिर आरएसएस और नेशनलिस्ट की विचारधारा के अनुसार चलने लग जाएगी, तो फिर फर्क नहीं रहेगा। अभी ये बता रहे थे कि आप वकील आदमी है, लेकिन पार्टी गलत चुन लिया है आपने। जैसा एक बार पहले आपको याद होगा अटल जी के लिए कहा जाता था कि वो व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत में है, वैसा ही अब आपके लिए कह रहे हैं कि आप व्यक्ति तो अच्छे हैं लेकिन आप गलत पार्टी में हैं, उनके साथ में आप शामिल हो जाइए। मैं उनका सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हैं, और कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं, लेकिन हमारी विचारधारा अलग है, तो हम लोग दोनों ही अलग अलग पार्टियों में सेवा दे रहे हैं। वही बात राहुल जी की, तो राहुल जी कई बार मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर इसी को कहते हैं कि अगर बार बार कोई व्यक्ति इस तरह की गलती करता है तो उसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं। तो पहले भी उनको कोर्ट में फेस करना पड़ा, और हम सब ने देखा किस तरीके से अलग अलग कोर्ट में उनसे टिप्पणी की, और राफेल के मामले में तो उनको लिखित में माफी मांगनी पड़ी, और वैसा ही कुछ इस केस में भी होगा, क्योंकि आप अगर इस तरीके का हल्की बयानबाजी करोगे जिससे दूसरे व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, अपमान होता है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको भी झेलना पड़ेगा, और कोर्ट है, इंडिपेंडेंट कोर्ट है, तो कोर्ट ऑब्जर्व करते हैं। तो नहीं लगता है कि राहुल जी इसमें माफी मांगे
या बिना पाए। बिल्कुल, हमारे साथ में चैनल हेड अखिल सिद्दीकी जी भी हैं। अखिल जी, आपके पास में कोई सवाल है इनके लिए तो फटाफट ले लीजिए। देखिए, राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे के ऊपर आरोप लोग लगाते रहे हैं, चाहे वो चुनाव के दौरान हो या चुनाव के दौरान ना हो, तो भी कहीं ना कहीं बयानबाजी होती रही है। तो अब लोगों को ये समझ में आता है कि देखिए, केस तो कहीं अमित शाह जी ने करने नहीं गए, कोई तीसरा बंदा नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि उसका नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को फायदा दिखाने के लिए राजनीतिक गलियारों के हम भी एक हैं, हमें भी कोई एक पोजीशन मिल जाएगी। ये दोनों पार्टी में हो, ऐसा नहीं कि मैं एक पार्टी को बोल रहा हूँ, ये सारे पार्टियों में होता है। कोई ऐसा चेहरा होता है, लोगों को लगता है कि इससे हम हाईलाइट टाइमलाइन में आ जाएंगे, हम इससे आगे चले जाएंगे, हम एक पार्टी एक पद भी दे देगी, हम बराबर बने रहेंगे, तो ये चीज भी होती है। लेकिन ऐसे कहे कि केवल राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में ऐसा बयान दिया तो ये गलत है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहुल चाहे बड़ा कोई भी एक चेहरा उठा लीजिए, नाम उठा लीजिए, सबके बयानबाजी आते हैं। और चुनाव ऐसा आता है, चुनाव में सबसे गंदा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लोग कटाक्ष रखते हैं, यहाँ तक लोग पर्सनल उतर जाते हैं। कई आप देखिए वीडियो वायरल होती है, जिसमें ऑडियो वायरल होती है, जिसमें पर्सनल लोग गालियां तक देते हैं, उस मामले मुकदमे नहीं दर्ज होते हैं। मुकदमा कहाँ दर्ज होता है? जहाँ पे बड़ा चेहरा होता है, कहीं ना कहीं उस बड़े चेहरे पे राजनीति हो सकती है, मुद्दा बन सकता है, तब होता है। 6 साल हो गए इस मामले को लेकर। अब जरूर ये, अब न्यायालय में जब मामला आ जाता है तो फिर हमें भरोसा न्यायालय पे ही करना पड़ता है कि अब न्यायालय जो फैसला करेगा उसे मान होगा। अब ये देखना है कि न्यायालय इस पे क्या फैसला करती है। अजय वर्मा जी से पूछ रहे थे, न्यायालय का जो भी फैसला होगा सर मानेंगे उसे आप? देखिए, अखिल जी ने बहुत ही बढ़िया ने बात कही, अखिल जी ने बहुत ही न्यायप्रिय बात कही। देखिए, कांग्रेस पार्टी, हम हो, अजय वर्मा हो, राहुल गांधी हो, हम संविधान की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में है, इस फील्ड में है। हम तड़ीपार लोग नहीं है, हम संविधान की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और राजनीति में जैसे भगवान बोले शंकर के गले में सांप लटके रहते हैं, ऐसे राजनीतिकों के गले में मुकदमे तो लटके ही रहते हैं, वो गलत हो या पॉलिटिकल विंडेटा हो या सही हो। कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका मान होगा, सम्मान होगा। हम संविधान के रक्षक हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, हम लोकतंत्र के हत्यारे नहीं है। अजय वर्मा जी, यदि फैसला आपके हक में नहीं आता है तो इसे भी आप लोकतंत्र की हत्या बताएंगे क्या? नहीं, फिर हम आगे बड़ी कोर्ट में अपील करेंगे, नहीं आता है तो बड़ी कोर्ट में अपील करेंगे। तो आपके किसी नेता की तरफ से इस प्रकार के बयान तो नहीं आएंगे ना कि ये लोकतंत्र की हत्या है? भारत का संविधान ये कहता है लोकतंत्र की हत्या तो जब होगी, भारत का संविधान ये कहता है जब लोकतंत्र की हत्या तो जब हुई थी जब राहुल गांधी को उस छोटे से मुकदमे में 2 साल से ज्यादा की सजा देके उनके डर की वजह से उनकी सदस्यता रद्द करा दी और 24 घंटे में मकान खाली करा दिया। और यही काम बीजेपी के 2 एमपीओ ने सरेआम गाली बकी, उनको 1 महीने तक ना मकान खाली कराया, ना सदस्यता रद्द हुई, आज तक ना उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। तो ये होती है लोकतंत्र की हत्या। हम ये काम नहीं करते और न्याय की उम्मीद करते हैं कि न्याय में, इस प्रणाली में, इस सरकार में लोकतंत्र के हितों की रक्षा की जाए। जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र के रक्षकों की हत्या अगर होगी तो न्याय और भी बड़ा होगा। खेमचंद जी से पूछ लेते हैं। खेमचंद जी, क्यों डर गई थी बीजेपी? क्यों सदस्यता रद्द कर दी गई थी? सदस्यता बीजेपी ने रद्द करी थी, कोर्ट ने की थी, तो कोर्ट ने की थी। और दूसरा नहीं, पर सर आप चाहते, यदि आप चाहते तो उनको रख सकते थे ना। उनका मकान जो खाली करवा दिया गया तो उसको लेकर भी आप पे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नहीं बनाया, कोर्ट ने सजा दी है तो पूरे समाज का अपमान किया। और अभी हमारे बड़े भाई लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो लोकतंत्र की हत्या 50 साल पहले किसने की? किसने संविधान को सस्पेंड किया? किसने लाखों लोगों को जेल में डाला? किसने सभी मीडिया हाउसेस को का जो बोलना है वो बंद किया, लिखना बंद किया? वो लोकतंत्र की हत्या थी या एक कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो लोकतंत्र की हत्या है? आप कन्वीनियंस के अनुसार अपने हिसाब से लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का संवर्धन ये डिफाइन करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। लोग सब जानते हैं लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की थी और जबरदस्त तरीके से की थी, फर्स्ट फैमिली ने की थी। और वही क्यों अजय जी, इनके बात से आप सहमत हैं? लोकतंत्र की हत्या आपने की थी। अब ये इनका अपना विचार है, अपना पैमाना है, मेरा अपना विचार है, अखिल जी का अपना विचार है, आपका अपना विचार है। तो आपका अगर कोई विचार है, आप मेरे से सहमत है, नहीं है, मैं आपके से सहमत नहीं हूँ। सर ये विचार नहीं है ना, ये तो फैक्ट है। ये तो फैक्ट है ना सर। कल आपातकाल का 50 वर्ष अगर पूरा हुआ है तो ये तो फैक्ट है कि आपातकाल आया था। देखिए, उस वक्त की जरूरत थी इंदिरा जी को, लोगों ने। अच्छा, तो आप सही बता रहे हैं, आप आपातकाल को सही बता रहे हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए सर, एक सेकंड। हाँ। 2014 से जो इसमें अघोषित कर्फ्यू, अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है, उससे ज्यादा अच्छा तो ये आपातकाल था। बताया तो गया था। हाँ। या तो कब मुख्यमंत्री को उठा ले, कब ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग पर काम शुरू हो जाए, कब चुनावी भवन खरीद कर उसको जमानत दिलवा दी जाए। तो ये तो अघोषित कर्फ्यू, अघोषित आपातकाल से तो अच्छा था वो।
खेमचंद जी, अघोषित आपातकाल है 10 वर्षों से, और इनके हिसाब से तो आगे भी फिर अघोषित आपातकाल ही रहने वाला है, क्योंकि अभी आपकी ही सरकार है। देखिए, मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है, इन्होंने जो लाखों लोग सफर किए थे उस समय आपातकाल के समय में, जिनको जेल में ठूस दिया गया, हजारों के परिवार बर्बाद हो गए, हजारों लोगों का आज अता पता नहीं है, उनकी शहादत को ये बुरी तरीके से नकार रहे हैं। तो मैं इस पे पूरी तरीके से ऑब्जेक्शन रेज करता हूँ। और जिस तरीके से ये लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई, जनता के द्वारा चुनी सरकार को कहते हैं कि उन्होंने अघोषित आपातकाल, अघोषित का मतलब क्या है? क्या राहुल जी को बोलने नहीं दिया? क्या कांग्रेस के नेताओं को बोलने नहीं दिया? क्या कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दिया? सब जगह बोले, आपने यात्रा भी की, खूब अनगल भी बोले। नहीं, बोलने की बात नहीं हो रही है, ये महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर हो रही है, ईडी और सीबीआई को लेकर हो रही है, मुख्यमंत्री को उठाने की बात हो रही है। अब आप लोकतंत्र की हत्या का मतलब क्या होता है? अघोषित आपातकाल का मतलब क्या होता है? आपातकाल का मतलब ये था कि ना कोई मीडिया चलता था, ना ही कोई अपोजिशन। अजय जी बताइए, अजय जी आप बताइए खेमचंद जी को कि अघोषित आपातकाल होता क्या है? चलिए सुन लेते हैं। आपातकाल वो होता है कि रेड्डी जो दवाई 180 रुपए की बनाता था, 7 तारीख को उसे ईडी अरेस्ट कर लेती है, जेल भेज देती है, 14 तारीख को वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदता है और 27 तारीख को जमानत होकर वही दवाई 385 रुपए की बिकती है। तो ये घोषित आपातकाल है। मॉर्टिन जो लॉटरी वाला है, दिसंबर 22 में भारत की वित्त मंत्री के साथ मीटिंग करता है नॉर्थ ब्लॉक में और साउथ ब्लॉक में, और देश में लॉटरी के धंधे से सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं। उस लॉटरी को अलाउ करता है गेमिंग वाला, 1400 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को देता है, उसकी जमानत हो जाती है। तो अजय जी, लेकिन आप बताओ इसको लेकिन आप 1975 के आपातकाल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं कहता रहा हूँ कि 75 में तो कह के लोगों को बताता कि आपातकाल लगा हुआ है, इसलिए इसके खिलाफ एक जैसे 144 धारा लगती है कि 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे होंगे तो वो अरेस्ट ही होंगे। तो वो ये तो बिना क्या घोषित आपातकाल था ना। पत्रकारों को छोड़ा गया, पत्रकारों पे गोली चलाई, पत्रकार बंद कर दिए। सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जो भी बोला, पत्रकार, नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, वो सब जेल में गया है, उसको बंद कर दिया, व्यापार खत्म करा दिया। तो मैं अब घोषित आपातकाल इसे बता रहा हूँ। खेमचंद जी जवाब दीजिए आप। देखिए, ये कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपातकाल को डिफाइन कर रहे हैं और अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपातकाल था, लाखों लोग उसमें सफर हुए, सभी लोगों को उन्होंने, जो भी ऐसा हो सकता था कि समाज में बोल सकता है, ओपिनियन लेकर है, सबको उन्होंने जेल में ठूस दिया था। बहुत ही भयावह स्थिति थी। तो ये बोलेंगे कि 50 साल हो गए, पुरानी बात हो गई, तो ऐसे तो अंग्रेजों को जाए भी यहाँ से लंबा समय हो गया, हम उनके दुख दर्द को भूल जाए? कैसे भूल जाए? तो कैसे कांग्रेस के द्वारा जो दुख दर्द दिए गए पूरे देश को, कैसे लोग भूल जाए? नहीं सर, उसे तो वो स्वीकार रहे ना, उसे वो स्वीकार रहे कि 1975 में इमरजेंसी लगा था, पर इनका आरोप ये है कि आप अघोषित इमरजेंसी लगा के बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हम उस समय की जरूरत थी, बहुत हल्के में दिखा रहे हैं। ऐसे हल्के में कैसे दिखा सकते हैं? आज भी जो सफरर हैं वो बता सकते हैं कितनी भयावह स्थिति थी। आप गाँव में लोग जंगल में सोते थे, देश की सरकार ने लगा रखा है। जाए 2.5-3 साल का लंबा पीरियड, लोगों को बरसों जेल में रहना पड़े, आप उसको इस तरीके की बातों से, अरे जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 10 साल का जो पीरियड रहा है उसमें सबको छूट रही है, सारी संस्थाओं को छूट रही है। और कांग्रेस के नेता देश विदेशों में भी जाके उन्होंने विदेशी मीडिया के साथ कंस्पायरी करके ऐसी चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन भी बोली है जो कहीं भी इसके सर पैर भी नहीं थे, और उससे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर ऐसा आपातकाल होता तो शायद उठा लिया जाता। अच्छा खेमचंद जी ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है, जेल में दोबारा कैसे गिरफ्तारी? एक बार एक आदमी गिरफ्तार है फिर भी गिरफ्तार? ये तो कानून संगत है, दो अलग संस्था हैं। अगर ये कानून संगत नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोर्ट है, कोर्ट तो ये शब्द क्यों दिया? ये शब्द क्यों दिया गया गिरफ्तार? वो तो बाहर तो थे नहीं। तो गिरफ्तार ये होता है, एक संस्था से दूसरी संस्था ने हैंड ओवर लिया, तो एक संस्था ने गिरफ्तार किया, पहले ईडी ने किया, फिर सीबीआई ने वहां से गिरफ्तार किया। तो ये आप बोले गिरफ्तार किया, हैंडओवर मान सकते हैं, हैंडओवर किया गया, लेकिन आपके नेता बयानबाजी कर रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, जो टेक्निकल वर्ड है वो गिरफ्तार तो ऑलरेडी थे, हमारे नेताओं ने ये थोड़ी कहा। तो यही आरोप तो कांग्रेस का है कि आप ईडी और सीबीआई का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, हम ये घोषित, क्या आप ये बताइए, क्या सीबीआई का केस अभी नया केस है क्या? 10 दिन पहले वाला केस है? नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी जारी है।
और ये पहले भी होता रहा है कि एक क्यों अजय एजेंसी जी? जब अपना काम कंप्लीट कर लेती है तो दूसरी एजेंसी उससे बात करती है, तो दूसरी एजेंसी अपना काम करती है। अब यहाँ पे आप ये कहो कि नहीं, चलिए अजय वर्मा जी को सुन लेते हैं। ना करे, अजय जी ये तो कह रहे कि एजेंसी अपना काम कर रही है, तो इसे आप इमरजेंसी क्यों बता रहे हैं? अजय जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? अब आई है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जितनी भी ईडी है या सीबीआई है, सारी एजेंसी अपना काम कर रही है, तो आप इसे क्यों अघोषित आपातकाल बता रहे हैं? अजय जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए अखिल जी आप बताइए कि 50 वर्ष हो चुके हैं, अभी भी लोगों के जहन में आपातकाल कितना जिंदा है, और यह कहना कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों से अघोषित आपातकाल लगा रखा है, कितना सही है? देखिए अजय जी ये कह रहे थे कि उस समय की जरूरत थी, उस समय की राजनीतिक उथल पथल क्या थी, लोग जो सत्ता में होता है उसे डर होता है सत्ता न चली जाए, सत्ता बचाने के लिए भी किया जाता है। उस समय की क्या जरूरत थी, क्या नियम थे, क्या कानून, 50 साल बीत गए। लेकिन हाँ, उस समय का दर्द भी है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि मेरे रिश्तेदार, बहुत ऐसे रिश्तेदार रिलेटिव थे जो जिन्हें जेल में डाला गया, राजनीतिक गलियारों के लोग थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द है, या आज भी वो है कि जितने विपक्ष के लोग थे उनको उठाया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था बांग्लादेश, बंगाल हुआ था, कलकत्ता पश्चिम बंगाल हुआ था। और पश्चिम बंगाल में आप देखिए जब अघोषित हुआ था तो न जाने कितने लोगों को उठा लिया। वहाँ का एक कल्चर अलग है, राजनीतिक पॉलिटिकल कल्चर अलग होता है वहाँ का, वहाँ को समझने की जरूरत होती है। जिस तरह वहाँ श्रमिक संघ हुआ करता था, तो जब कांग्रेस के लोग थे, लोगों को जो श्रमिक के लोग थे, यूनियन के लोग थे, उन्हें जब लेफ्ट के लोग को उठाया जा रहा था तो बहुत सारे अत्याचार भी किया गया। वहाँ के आप पढ़िए उनका वहाँ का इतिहास। वहाँ जब उठाए गए थे तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन मजबूरन कांग्रेस को वोट दिया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जब लोगों को लगा, वहाँ के बांग्लादेश, वहाँ के जो बंगाल के लोगों को लगा, दादाओं को, कि कहीं ना कहीं हमें एक ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन में जब दूसरा ऑप्शन आया, जब वहाँ पर श्रमिक संघ जो एक यूनियन था जो वो आगे बढ़ा, तो उनको लगे कि ऑप्शन है, और वहाँ पर उन्होंने सरकार बना ली। पूरी की पूरी बंगाल कहीं ना कहीं बदल गई, निश्चित तौर पे पूरा कलकत्ता बदला। तो ऐसे में फिर उनसे भी ऐसा नहीं कि उन्होंने अघोषित का इमरजेंसी नहीं लगाई, उन्होंने भी अत्याचार किया। वो उस तरह का अत्याचार था, वोटर लिस्ट में अगर कोई वोट नहीं देता था तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता था, लोगों को मारा पीटा जाता था। उनके पास भी फिर वहाँ के लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे कि अब क्या किया जाए। लेकिन कई साल वहाँ की भी सरकारें, मुझे याद है लगभग 78 से वो सरकारें चली। जब ममता बनर्जी आई एक ऑप्शन में 20 साल, लगभग 20 से 22 साल बाद, तो लोगों को लगा, वहाँ के लोगों एक ऑप्शन मुझे मिला है। और फिर बंगाल के वहाँ के लोगों ने, कलकत्ता के लोगों ने पूरी तरीके से बदल दी तस्वीर वहाँ की, और वहाँ पे ऑप्शन यानी ममता बनर्जी के पास चले गए। तो ये अघोषित जो इमरजेंसी की बात हो रही है, कांग्रेस ने अपने रहते लगाई, सत्ता बचाने को लेकर लगाई। वहाँ की उस समय की स्थिति अलग थी, उस राजनीतिक गलियारों की उथल पथल बहुत थी, उसको लेकर लगाई थी। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं उत्पीड़न जनता की हुई थी। राजनीतिक गलियारों में बहुत से ऐसे बेगुनाहों को भी जेल में डाला गया था। तो इतना आसान ही नहीं है कि मुझे लोगों को आसान ही भूल जाएंगे। अब लेकिन जो आरोप जो कांग्रेस लगा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बनवास काट के सत्ता में आई, चाहे वो अन्य राज्यों में आई, चाहे वो केंद्र में आई, अब वो काम करना चाह रही कि हम काम कर रहे हैं, हर जगह डबल इंजन की सरकार का गुण गा रही है, लेकिन आरोप लगा रही है कि उन्होंने काम नहीं किया है। इसकी सफाई दोनों डबल इंजन की सरकार को, बड़े नेताओं को देनी चाहिए थी, शायद वो साफ तौर पे नहीं दे पाए। अब कहना है कि देखिए रोजगार को लेकर, ईडी सीबीआई को लेकर, मुख्यमंत्री की गिरफ्तार को लेकर, ये वाकई इतिहास के पन्नों में पहली बार हो रहा है। या बीच में जो पहले हुए तो उसमें बहुत चंद एक नाम अगर गिरफ्तारी होती तो बहुत चर्चा का विषय होता था। ये थोड़ा सा आम हो गया है, इसी का फायदा विपक्ष उठा रहा है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह 10 साल सरकार चली, भले बैसाखी से सरकार बीजेपी की बनी है, और यही जो दो बैसाखी की बात अभी अजय जी कर रहे थे, नायडू की और नीतीश की, तो ये आपके ही कांग्रेस में पहले, उसके बाद इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया, नहीं समझ में आया, वो उस पार्टी में चले गए। अब सरकार तो चल रही है ना, तो सबसे पहला आरोप तो उन दोनों पे लग रहा है कि आप उस पार्टी पे या उसके साथ कैसे चले गए, जिन पर अघोषित जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उनको इमरजेंसी लगाई। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, हम चलते हैं खेमचंद जी के पास में। खेमचंद जी, आपके तरफ से कुछ कहना है आपको? देखिए, कांग्रेस अपने पापों को ढकना चाहती है। कांग्रेस अनर्गल तरीके से झूठ फैला रही है, अफवाह फैला रही है, लेकिन वो चीजें सब सामने आ रही हैं। कांग्रेस सर बैसाखी का जो जिक्र कर रही है उसके बारे में आप बताइए। वो टीडीपी और जेडीयू को कह रही है कि आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं वो हिंट दे रहे हैं कि वो कभी भी उनके संपर्क में आ सकते हैं। और जेडीयू का तो सर इतिहास आपको अच्छे से पता है। अरे उनको खुला ऑफर है, आप जाइए, संपर्क में लीजिए, बात करिए। अब क्या उनको समझ में नहीं है कि एक पार्टी जिसके पास 240 मेंबर हैं, वो स्टेबिलिटी दे सकती है, वो देश को आगे ले जा सकती है, वो विकास दे सकती है, वो देश का भला कर सकती है, वो पार्टी जिसके पास 100 सदस्य भी नहीं है, किस तरीके से सरकार चलेगी? कौन पीएम बनेगा? क्या 6-6 महीने के लिए पीएम बनेगा? 3-3 महीने के लिए पीएम बनेगा? किस तरीके से? चलिए समय की कमी है और उस मुद्दे पे आ जाते हैं राहुल गांधी पे। आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, यदि देश आंध्रा का विकास ठीक है सर, ठीक है, ठीक है खेमचंद जी, ओके, चाहते हैं जो हमारे साथ ही हो सकता है। ओके ओके। अखिल जी आप मुझे ये बताइए, यदि देश में अघोषित आपातकाल होता तो क्या कांग्रेस को 99 सीट आ पाती जो इस बार आई है? मुझे नहीं लगता नहीं आ पाती। हाँ। क्योंकि देखिए राजनीतिक गलियारों में उथल पथल होती रहती है, ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं। आप सोचिए ना कि पहले क्या था, पहले हिंदुस्तान कहाँ था, आज का हिंदुस्तान कहाँ है, आज पहले की जनरेशन कहाँ थी, आज की जनरेशन कहाँ है, पहले के माँ बाप किस तरह लोगों की परवरिश करते थे, आज के माँ बाप बच्चों की परवरिश किस तरह करते हैं। तो चीजों में फर्क आता है। लोगों को पहले कैसे इज्जत तहजीब में रखा जाता था, आज देखिए बयानबाजियों को लेकर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। लोग मानहानि का मुकदमा दर्ज करे, कोई अबे भी कह देगा तो एफआईआर हो गए, लोग थाने पहुंच जाते हैं। पहले पंचायत होती थी कि कैसी ये बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, एक कल्चर रहता था, वो कल्चर कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। तो अब उसको लेकर अब राहुल गांधी भी घिरे हुए हैं। 2018 का मुद्दा है, अब न्यायालय में गया है, न्यायालय जो फैसला करेगा उसे सबको ही मान होना चाहिए। ठीक है अखिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय वर्मा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और खेमचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 जुलाई को अब सबकी नजर इस बात पे होगी कि जब सुल्तानपुर में राहुल गांधी जाएंगे तो वहां पे एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आता है, और क्या कांग्रेस पार्टी इससे भी लोकतंत्र की हत्या तो नहीं बताती। तो 2 जुलाई को राहुल गांधी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में जाने वाले हैं। तो अब सबकी निगाहें इस बात पे होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसले लिए जाते हैं, और क्या पिछली बार की तरह राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पे तो कोई किसी प्रकार की खतरा सामने नहीं आएगी। तो अब सबकी नजर होगी कि 2 जुलाई को अब किस प्रकार का फैसला आने वाला है, और कांग्रेस पार्टी इस फैसले से कितना सहमत होती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।